नमस्कार साथियों, मैं प्रखर आपका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम हर्षवर्धन से संबंधित जितने प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एससी पैटर्न में बन सकते हैं, उन प्रश्नों को आज समझेंगे और इसमें वर्धन डायनेस्टी के जितने भी इम्पोर्टेंट रूलर हैं, उनसे संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उन सभी को हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है? तो आइए अपना लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा जो टॉपिक है, उसमें पहला प्रश्न देखिए क्या है? थानेसर में वर्धन वंश यानी कुशमोधी वंश की स्थापना किसने की? तो ये प्रश्न जो है ये इम्पोर्टेंट है और वर्धन डायनेस्टी से है। अच्छा, जो ये पुष्यवर्धन या पुष्यभूति वंश जो ये था, ये कौन थे? ये गुप्त वंश जो था उसके उत्तरवर्ती यानी उसके बाद जो आने वाले शासक है, ठीक है? जैसे पहले आप जब गुप्त वंश देखोगे, एक सेकेंड, जब आप गुप्त वंश देखेंगे, ठीक है? जब आप गुप्त वंश देखेंगे, तो गुप्त वंश की जब क्या होती है, समाप्ति होती है, गुप्त वंश का जब अंतिम राजा जो समाप्त होता है, तो इसके बाद जो उस समय जो नॉर्थ इंडिया था यानी जो उत्तर भारत था, वो छोटे-छोटे राज्यों में क्या हो रहा था, विखंडित हो रहा है, उसका विकेंद्रीकरण हो रहा था। तो उसके बाद कुछ जो है कहीं पे कन्नौज वाला जो रीजन था आपका, कन्नौज जो रीजन था वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे मौखरी वंश शुरू हो गया था, ठीक है? मौखरी वंश शुरू हो गया था कन्नौज में। उसके बाद ऐसे ही आप जो है थानेश्वर में देखेंगे, कहाँ पे? थानेश्वर जैसे प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? हरियाणा में है, ठीक है? कहाँ है? हरियाणा में है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वर्धन डायनेस्टी या पुष्यभूति डायनेस्टी शुरू हो गई थी, ठीक है? वर्धन वंश शुरू हो गया था। ऐसे ही बंगाल में आप देखोगे, बंगाल में तो बंगाल में आपको जो कौन सा गौड़ नरेश यानी गौड़ वंश शुरू हो गया था, ठीक है? गौड़ नरेश शुरू हो गया था, गौड़ वंश। उसके बाद फिर ऐसे ही वल्लभी में आप देखोगे तो वहाँ तो भी मैत्रक वंश शुरू हो गया था और ऐसे छोटे-छोटे जो क्या कह सकते हो छोटे-छोटे कई वंश जो है छोटे-छोटे राज्यों में पूरा उत्तर भारत जो डिवाइड हो गया था। तो पुष्यभूति की जो वंश की स्थापना होती है वो किसके द्वारा की जाती है? कुशभूति वर्मन के द्वारा की जाती है। इनके नाम पे ही जो इस वंश की स्थापना की जाती है। इस वंश के जो प्रोमिनेंट रूलर होते हैं यानी जो प्रतापी राजा होते हैं जिनका नाम क्या होता है? प्रभाकर वर्धन, ठीक है? प्रभाकर वर्धन इस वंश के क्या होते हैं? प्रभाकर जो प्रभावी राजा होते हैं, इंपॉर्टेंट रूलर है। और फिर प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी है उनका नाम क्या है? इनकी जो पत्नी है उनका नाम है यशोमती, ठीक है? इनका नाम क्या है? यशोमती। और इनके जो बेटे होते हैं, इनके 2 बेटे होते हैं, एक का नाम होता है राज्यवर्धन, ठीक है? एक का नाम क्या होता है? राज्यवर्धन होता है और जो दूसरे का नाम है, दूसरा वो आपके हर्षवर्धन है, ठीक है? दूसरे कौन से हैं? वो हर्षवर्धन है और इनकी एक पुत्री भी होती है जिसका नाम क्या होता है? राजश्री होता है, ठीक है? क्या है? राजश्री में। तो आई होप ये चीज़ें पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी। इसका जो राइट आंसर होगा वो पुष्यभूति वर्धन होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रतापशील बूढ़हरे केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? क्या नरवर्धन की थी, प्रभाकर वर्धन की थी, आदित्य वर्धन की या राज्यवर्धन की? तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रूलर है या शुरुआत में जिसको वर्धन डायनेस्टी का जो है कह सकते हैं जो एक ऐतिहासिक या फिर जो आपके प्रोमिनेंट रूलर थे जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे, उसमें प्रभाकर वर्धन का भी नाम आता है जो कि हर्षवर्धन के क्या थे? पिता थे, ठीक है? इन्होंने ये प्रतापशील हूर केसरी महाराजा धीराज ऐसी उपाधियां धारण की थी। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, सकलोत रापतनाथ ये उपाधि किसने धारण की थी? सकल उत्तर पथनाथ है इस तरीके की उपाधि या फिर जो है उत्तर पथनाथ, उत्तर उत्तरापथनाथ, उत्तरापथ या है उत्तरापथनाथ, उत्तरापथनाथ ये सब जो उपाधियां किसमें धारण की थी? मतलब कि जो उत्तर यानी जो उत्तर में जितने भी राज्य हैं उनका भगवान, इस टाइप के जो क्या थे? इस टाइप के जो टाइटल थे, इस टाइप के जो टाइटल थे उस वो तो किसने दिया था? किसने जो किसको कहा गया? तो ये हर्षवर्धन थे, ठीक है? कौन था? हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन को उत्तरापद बोला गया, उत्तरापथनाथ बोला गया, सकलो सकलोत्तरापथनाथ बोला गया। उसके बाद इनको शिलादित्य बोला गया, ठीक है? इनको क्या बोला गया? शिलादित्य बोला गया। शिलादित्य किसने बोला? शिलादित्य किसने बोला है? बताइए। शिलादित्य इसको हेनसान ने बोला है। किसने? हेनसान में शिलादित्य बोला है। अच्छा, इनको कुमार भी बोला गया। कुमार कब बोला गया? जब ये कन्नौज पे अपना राज्यारोहण करते हैं, कन्नौज पे भी अपना अधिकार करते हैं, तब इनको कुमार भी बोला गया है, ठीक है? हर्षवर्धन के बारे में और अगर देखें तो हर्षवर्धन का जो जन्म होता है वो कब होता है? तो वो 590 एडी को होता है, ठीक है? कब? 590 एडी को होता है हर्षवर्धन का जन्म। उसके बाद पे जब ये गद्दी पर कब बैठते हैं यानी राज गद्दी पे कब बैठे हैं? तो राज गद्दी पे ये बैठते हैं कब? जब इनके भाई यानी कि जो के बड़े भाई होते हैं जिनका नाम राज्यवर्धन है,
उनका जब वध किया जाता है, हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा, जो गौड़ नरेश शशांक है, और उसके अलावा जो परवर्ती गुप्त शासक बेमगुप्त है, उनके द्वारा जब उनके बड़े भाई की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद फिर ये 16 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में और 606 इस एडी में ये क्या होते हैं, धनराज गद्दी पर बैठते हैं। तो ये चीजें किसके बारे में, राज्यवर्धन हर्षवर्धन जी के बारे में है। और हर्षवर्धन किसके भाई थे, तो राज्यवर्धन जी के भाई थे। और इनके पिता का जो नाम था वो क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। अच्छा, इनकी जो पत्नी थी उनका क्या नाम था, इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम था दुर्गावती। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था, दुर्गावती नाम था इनकी पत्नी का। और इनके दो बेटे थे, ठीक है, इनके दो बेटे थे और एक जो थी वो बेटी थी, ठीक है, एक बेटी थी। एक जो बेटी थी इनकी, उसकी शादी होने किससे करवा दी थी, तो इनकी शादी होने करवाई थी किससे, बल्लभी के जो राजा थे, ठीक है, बल्लभी, एक सेकेंड, बल्लभी के जो राजा थे जिसका नाम क्या था, ध्रुवट था, ठीक है, बल्लभी के राजा जो थे जिनका नाम क्या था, ध्रुवट था, बल्लभी के राजा ध्रुवट से, ठीक है, ध्रुव भट्ट या कहीं कहीं पे आपको ध्रुवसेन देखने को मिलता है, ध्रुव भट्ट या फिर ध्रुवसेन। इनसे जो वो क्या करवा देते हैं, अपनी बेटी का विवाह करवा देते हैं। इससे जो आप इंडिया का अगर मैप देखोगे ये चीज, तो यहाँ पे ये बल्लभी और इधर से नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है। तो इस नर्मदा रिवर के इधर जो है पुलकेशिन द्वितीय, यानी जो आपका चालुक्य बादामी वंश का शासक था, उसका राज्य आप में था। और ये आगे ना बढ़ सके, इस वजह से इन्होंने एक कूटनीतिक का प्रयोग करके इस बल्लभी राजा से जो है अपनी बेटी का विवाह करवा देते हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ पे अब ये जो स्थिति है, ये इसकी को और मजबूत कर लेते हैं ताकि इधर से कोई अटैक उनके क्षेत्र में ना हो पाए। तो आयोग के जिसे आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, निम्न ने किसे शिलादित्य कहा है, तो शिलादित्य किसको कहा है, चंद्रगुप्त मौर्य को, ये मौर्य वंश के हैं तो इनको नहीं कहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय को, ये गुप्त वंश के शासक है, इनको भी नहीं कहा है। अशोक मौर्य वंश के शासक है, इनको भी नहीं कहा है। तो किसको कहा है, हर्षवर्धन को कहा है, ठीक है। इंसान के बारे में देखें तो ये भारत में कब आए, 629 से लेकर 647 या 45 तक ये जो क्या था, ये भारत वर्ष में रहा था, ठीक है, 629 से लेके 645 तक इसके शासन काल में आया था, हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। इसने एक किताब लिखी थी, उस किताब का क्या नाम था, तो सी यू की, ठीक है, इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था, सी यू की था। और इसी किताब में इसने जो हर्षवर्धन के पूरे जीवन काल के बारे में वर्णन किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। क्लियर है, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था। अच्छा, इसमें से बताइए कौन सा जो बंगाल का वो शासक था जो हर्ष के समकालीन था। अच्छा, भास्कर वर्मा आप देखोगे तो ये कहाँ का उस समय राजा था, ये कामरूप का। कामरूप किसका पुराना नाम है, तो ये असम का पुराना नाम है, ठीक है। कामरूप का जो शासक था वो भास्कर वर्मन था, जो कि इसके समकालीन था। लेकिन कहाँ का पूछा गया, बंगाल का पूछा गया, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये कामरूप का था। पुलकेशिन द्वितीय की अगर बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय ये चालुक्य, ठीक है, ये चालुक्य राजा था, चालुक्य शासक था। और कला का था, ये चालुक्य शासक था। और ये बादामी या वातापी जिसको बोला जाता था, वातापी या बादामी का शासक था ये, ठीक है। तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। अगला देखिए, धुरसेन। धुरसेन के बारे में अभी मैंने बताई, ये बल्लभी का शासक था, ठीक है, कहाँ का, बल्लभी का शासक था। उसी से उसने अपनी बेटी का विवाह किया था, अपनी बेटी का विवाह किया था। तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो शशांत है। गौड़ नरेश ये कहाँ का राजा था, तो बंगाल, यानी जो गौड़ नरेश है, गौड़ है, वहां का ये राजा था सुशांत, ठीक है। इसने क्या किया था, शशांक, और फिर जो परवर्ती शासक है, परवर्ती गुप्त शासक, ठीक है, परवर्ती गुप्त शासक जिसका नाम क्या है, परवर्ती गुप्त शासक जिसका नाम देवगुप्त है, देवगुप्त, और फिर देवगुप्त प्लस जो है शशांक, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, इन दोनों ने मिलकर जो है इनके जो बड़े भाई जिनका नाम राज्यवर्धन है, जिनका नाम क्या है, राज्यवर्धन है। अच्छा, राज्यवर्धन से पहले, मतलब पहले तो राज्यवर्धन को नहीं, पहले क्या हुआ था, जो इनकी बहन है जिनका नाम क्या है, राजश्री, इनकी बहन का क्या नाम है, राजश्री, उनकी जो विवाह हुई थी किसके साथ हुआ था, वो कन्नौज की जो मौर्य वंश है, ठीक है, मौर्य वंश है, उसके जो शासक थे, उसके जो राजा थे जिसका नाम क्या था, ग्रहवर्मन, ठीक है, ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन कौन था, ये राजश्री का क्या था, पति था, ये राजश्री का पति था ये ग्रहवर्मन। इसकी हत्या कर देते हैं, इसकी हत्या कर देते हैं कौन,
इसकी हत्या कर देते हैं। ये गुप्त, देवगुप्त और फिर शशांक इसकी हत्या कर देते हैं। और इसकी हत्या करने के बाद फिर उसको जो राजश्री होती है, इसको ये क्या करते हैं, बंदी बना लेते हैं। ठीक है, इसको बंदी बना लेते हैं। कहाँ पे? कन्नौज में। इसको ये क्या करते हैं, कन्नौज में बंदी बना लेते हैं। और कन्नौज में जब इसको बंदी बना लेते हैं, उसके बाद फिर इनका जो भाई होता है यानी राज्यवर्धन जो होता है, वो अपनी बहन को छुड़वाने के लिए और गौरवर्मन जो उसका जीजा लगता था उसको जो क्या करने बचाने के लिए वो जाते हैं शशांक यानी गौड़ नरेश जो था उससे बदला लेने के लिए। और इससे बदला लेने के लिए जब ये जाते हैं तो क्या होता है कि जो आपका गौतम बुद्ध है इसको तो ये मार देते हैं, इसको राज्यवर्धन जो है वो मार देते हैं। ठीक है, लेकिन शशांक से हार जाते हैं और शशांक जो है एक क्या कर देता है, मार देता है, इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद फिर जो है क्या होता है, हर्षवर्धन जो शासनकाल में आते हैं और फिर वो ऐसा माना जाता है कि वो शशांक से अपना बदला लेते हैं और फिर जो उनकी बहन होती है राजश्री उसको छुड़ाने के लिए जब वो कन्नौज जाते हैं तो कन्नौज पे भी वो अपना अधिकार हासिल कर लेते हैं और अपनी जो राजधानी होती है उसको थानेश्वर से हस्तांतरित करके कहाँ कर देते हैं, कन्नौज में कर देते हैं। तो आई होप कि पूरा स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर पूरा एक किस स्टोरी समझ में आ रहा है तो बहुत ही हंसते खेलते आप जो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुटा है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए क्या है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो कौन सा चीनी यात्री से भारत आया था? तो ये बहुत था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो ये नहीं होगा इत्सिंग, मेगास्थनीज या हिमसांग। मेगास्थनीज जो इंडिका लिखा था ये किसके शासनकाल में आया था बताइए? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। तो ये भी नहीं है। जो राइट आंसर इसका वो है हेमसांग है। ठीक है, राइट आंसर क्या है? हेमसांग। इसी को जो है यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? इसको यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। तो आई होप की चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगला देखिए, अगला प्रश्न कौन सा है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए। अगला प्रश्न हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? इसमें कालिदास है, बाणभट्ट है, वाल्मीकि ने और व्यास है। तो ये बताइए, जो बाणभट्ट है, ठीक है, बाणभट्ट के द्वारा 3 किताबें लिखी गई है। एक तो हर्षचरित है, ठीक है, और हर्षचरित में उसने शुरुआत के 3 अध्याय, टोटल 8 अध्यायों में है और शुरुआत के 3 अध्याय में हर्षचरित में जो है उसके शुरुआती के 3 अध्यायों में बाणभट्ट ने अपनी जीवनी लिखी है और उसके बाद ये 5 जो अध्याय है उसमें उन्होंने हर्षचरित यानी हर्ष की जीवनी लिखी है, हर्ष के बारे में पूरी चीजें लिखी हुई है। तो बाणभट्ट की एक हर्षचरित है, दूसरी कादम्बरी है, ठीक है, दूसरी कादम्बरी में, और एक इनकी बुक जो है जिसका नाम क्या है, चंडी शतक है। ठीक है, एक जो इनके द्वारा बुक लिखी गई है वो चंडी शतक है। तो इससे संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तीनों बुक का नाम आपको याद रखना है जो किसके द्वारा लिखा गया है, बाणभट्ट के द्वारा लिखा है। अच्छा, कालिदास किसके संबालित तो ये जो आपके कल्पवृक्ष द्वितीय था उसके नवरत्नों में शामिल है। ठीक है, उसके नवरत्नों में शामिल थे। कौन कौन थे बताइए? बरामेर, उसके बाद धन्वंतरी, उसके बाद आर्यभट्ट, उसके बाद कालिदास, ऐसे छपड़र, अमर सिंह, ऐसे जो है नवरत्नों में शामिल थे। ये किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो बाणभट्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, हर्षगर्भ पुलकेशी द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? अच्छा, ये पुलकेशी द्वितीय जो था ये बादामी शासक था। ठीक है, बादामी या बातापी शासक था और चालुक्य वंश का था। किस वंश का था? तो चालुक्य वंश का था। किसके बीच में? इसके बीच में, यानी आपका जो पुलकेशिन सेकंड है, पुलकेशिन सेकंड और जो है हर्ष के बीच में एक युद्ध देखने को मिलता है। उसको पुलकेशिन सेकंड एवं हर्ष के बीच में एक संघर्ष देखने को मिलता है और वो संघर्ष कहाँ पे होता है? नर्मदा नदी के तट पे होता है। ठीक है, कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पे होता है। और इसमें ऐसा माना जाता है कि जो आपके हर्ष है वो एकमात्र ऐसे शासक थे जो मतलब जो पुलकेशिन द्वितीय एकमात्र ऐसा शासक था जिससे हर्ष जो थे वो पराजित हुए थे। और इसकी जानकारी आपको कहाँ मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ठीक है, कहाँ पे मिलता है? ऐहोल अभिलेख में, जो कहाँ पे है? कर्नाटका में है। ठीक है, कर्नाटका में है और यहाँ से हमको ये जानकारी मिलती है कि जो नर्मदा नदी है वहां तक ही जो है आपके जो हर्षवर्धन थे उनका जो साम्राज्य था वो वहीं तक फैला हुआ था। और उसके बाद पुलकेशिन सेकंड जो था उसको उसने हरा दिया था वहां तक नर्मदा नदी के तट पे। और उसके दक्षिण में इसका जो है साम्राज्य वापस नहीं फैल सका। तो ये चीजें हमको कहाँ से पता चलती हैं? एओल अभिलेख से। अच्छा, हर्षवर्धन के शासनकाल की अगर बात की जाए कि कहाँ से कहाँ का कहा, तो हर्षवर्धन का आप अगर जो भारत का मैप अगर तरीके से देखोगे तो ऊपर जो कश्मीर से लेकर, ठीक है, ऊपर कश्मीर से लेकर नीचे जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा नदी है, यहाँ तक
और इधर सिंध प्रांत था, इधर सिंध प्रांत से लेकर इधर कामरूप असम तक, ठीक है। इधर कामरूप असम और बंगाल जो गौड़ गौड़ नरेश था, तो ये पूरा जो रीजन था ये किसका था, ये हर्षिकारी साम्राज्य था। इसमें भी वो कुछ प्रत्यक्ष रूप से थे, कुछ सामंत रूप से थे। प्रत्यक्ष रूप से जिसमें डायरेक्ट वो कंट्रोल करता था, डायरेक्ट रूल करता था, वो प्रत्यक्ष में आता था। और सामंत में जो जिसको वो क्या करते थे, इसके नियंत्रण में तो रहते थे, लेकिन वो उनको स्वतंत्र छोड़ता कि आप अपने हिसाब से रूल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये इसका साम्राज्य है, हर्षवर्धन का साम्राज्य है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। अच्छा, हर्षवर्धन है तो धार्मिक सभाएं भी वो कर रहा था, और कहाँ पे करता था, तो प्रयागराज में, प्रयाग में करता था प्रत्येक 5 वर्ष पे, ठीक है। प्रत्येक 5 वर्ष पे एक बार किया करता था। उसके बाद धीरे धीरे ये चीजें कितनी वर्ष पे शुरू होने लगी, 12 वर्ष पे शुरू होने लगी। कितने वर्ष पे, 12 वर्ष पे शुरू होने लगी। और इसी को फिर हम किस नाम से जाने लगे, कुंभ नाम से ज्यादा जाना जाने लगा। तो कुंभ की शुरुआत भी किसको माना जाता है, हर्षवर्धन को ही माना जाता है। आगे देखिए, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था। तो इसमें देखिए, बाकाटक नरेश विंध्य शक्ति के साथ, मैत्रक नरेश भटार के साथ, शक शासक रुद्र दमन के साथ, या फिर मोखरी नरेश वर्मन। तो अभी हमने देखा जो कन्नौज में जो आकाश शासक चल रहा था, जो वंश था, वो मोखरी वंश था। और ये कहाँ पे था, कन्नौज में था, ठीक है। कन्नौज में था। और जो ग्रह वर्मा को जो की हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा, ये गौड़ नरेश शशांक के द्वारा, ठीक है। इनकी हत्या कर दी जाती है। और ये जो आपकी ग्रह ये राजश्री है, इनको क्या कर लेता है, बंदी बना लेता है, ठीक है। इसको बंदी बना लेता है। और इन्हीं को छुड़ाने के लिए जब हर्षवर्धन जाते हैं, कन्नौज पे अटैक करते हैं, और वहां पे जो एक शासक का नाम आता है कि कुलपुत्र नाम के शासक वहां पे शासन कर रहा था उस समय, उसको हराने के बाद फिर जो है हर्षवर्धन क्या करते हैं, कन्नौज पे भी अपना अधिकार जमाते हैं। और फिर उसके बाद अपनी राजधानी वो थालेश्वर से कहाँ स्थानांतरित करते हैं, कन्नौज करते हैं। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से ट्रांसफर करके, वहां से हस्तांतरित करके कहाँ पे अपनी राजधानी बनाया था, तो कन्नौज आपको आंसर याद रखना है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन सेकंड की हत्या किसने की थी। तो राज्यवर्धन सेकंड की हत्या किसने की थी, इसमें मालवा नरेश देवगुप्त ने, गौड़ नरेश शशांक ने, मैत्रक नरेश भट्टारक ने, या फिर जो है इनमें से कोई ने। तो अगर ग्रह वर्मन का पूछा जाए तो इन दोनों ने ये मिलकर किया था। अगर ग्रह वर्मन का पूछा जाएगा कि जो मौर्य वंश के थे, तो इन दोनों ने मिलकर किया था। लेकिन अगर राज्यवर्धन सेकंड की बात आएगी, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो शशांक होगा, ठीक है। गौड़ नरेश यानी बंगाल का जो नरेश था, उसका नाम क्या था, शशांक था। अगला प्रश्न देखिए, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना, अच्छा जब वो राज्यारोहण मतलब 606 में, जब 16 वर्ष की उम्र में वो गद्दी पर आया था, तब उसने हर्ष संवत की स्थापना की थी। और क्यों किया था ये, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, ठीक है। अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, यानी 16 वर्ष की उम्र में जब वो 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, तब उसने जो है क्या किया था, हर्ष संवत की शुरुआत की थी। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न देखिए, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया। 2 महान धार्मिक सम्मेलन, और दोनों कौन कौन से थे, तो आपका प्रयाग और कन्नौज, ये दोनों जो जगह थी, यहाँ पे उसने क्या किया, धार्मिक सम्मेलन प्रत्येक 5-5 वर्ष पे किया जाता था। बाद में इसको 12 वर्ष पे कर दिया गया, और फिर वहीं से कुंभ का प्रारंभ माना जाता है। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे। तो इसके जो नागानंद हो गया, रत्नावली हो गया, उसके बाद प्रियदर्शिका हो गया, ये तीनों जो नाटक हैं वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो आपका हर्ष के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा। तो इससे संबंधित प्रश्न भी यहाँ से पूछा जाता है। और इससे प्रश्न ये भी बनता है कि जो नागानंद नाटक था, इसका उसने अपने दरबार में मंचन भी करवाया था। ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि इन तीनों में से यानी नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका में से किस नाटक का मंचन उसने अपने जो है महल में करवाया था। तो किसका करवाया था, वो नागानंद का करवाया था। बाकी नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। आज तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हर्षवर्धन होगा। बाणभट्टिका भी मैंने बता ही दिया, कौरवों से दिनों, हर्षचरित, कादम्बरी और फिर चंडी शतक, ठीक है। विशाल रथ की मुद्रा राक्षस है, और कामसूत्र किसका है, वात्स्यायन का है। तो ये चीजें भी याद रखिएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्यमुनि क्रम यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। तो अभी मैंने बताया राजकुमार, और फिर जो है शाक्यमुनि, किसको जानते हैं इस नाम से, तो याद रखिएगा इस किसको जानते हैं, हर्ष हो गया, सॉरी हेनसांग को। हेनसांग किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन के। कब आया था, तो 629 से लेके 645 तक जो है ये
किसके शासनकाल में था? हर्षवर्धन के। कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? कुंभ मेला का प्रारंभ करने का हर्षवर्धन को जाता है। ठीक है, हर्षवर्धन को जाता है। ये जो है क्या था? एक शैव भक्त था, यानी शैव कुछ शिव का पुजारी था, शैव भक्त था। लेकिन बाद में क्या हो गया? ये कहा किसमें कन्वर्ट हो गया था? महायान बौद्ध धर्म में। ठीक है, महायान बौद्ध धर्म में ये जो है प्रभावित हुआ था, और इस पर इस धर्म में वो ट्रांसफर हो गया था, इस धर्म में चेंज हो गया था। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। नालंदा विश्वविद्यालय की पुनरुत्थान के लिए इसने 100 गांवों को भी दान दिया था, तो ये चीज भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में अच्छा देखिए, अगला प्रश्न ही यही है कि निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आयदान स्वरूप दिए थे? तो किसने दिए थे? हर्षवर्धन ने दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा, किसने दिए थे? हर्षवर्धन ने दिए थे। निम्न में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं है? अच्छा, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो दरबारी कवि होते हैं उसमें आपकी बाणभट्ट है, ठीक है, ये है, भर्तृहरि है, मयूर है, ऐसे ही आपकी मतंग दिवाकर करके एक है। ठीक है, मतंग दिवाकर करके है, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। तो ये सब जो क्या है, ये हर्षवर्धन के दरबार में संबंधित है, कालिदास इसके दरबार से संबंधित नहीं है। ठीक है, अच्छा, भर्तृहरि की जो किताब है वो आपसे कभी कभी पूछा जाता है, तो नीति सार जो हो गया। ठीक है, नीति सार है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। मृपतंग की बात है, शौर्य शतक नाम का एक किताब है। ठीक है, शौर्य शतक नाम का एक किताब है, ये चीजें आपसे पूछी जाती है, किसकी किताब है? तो मदन दिवाकर की है। कुछ ये चीजें जो है, यहाँ से बाणभट्ट हो गए, भट्टदेहरी हो गए, मयूर हो गए, मतंग दिवाकर हो गए, ये सब जो है दरबार से संबंधित है, किसके? हर्षवर्धन के। कालिदास जो किसके दरबार से है? वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसके नवरत्नों में से एक रत्न थे, कौन? कालिदास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कालिदास होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है, परंतु ईमानदार होते हैं, और भारतीय स्वच्छता प्रेमी है? तो ये जो है इंसान अपनी जो किताब है उसकी सीयू की, उसमें ये वर्णन करता है, और उसमें ये चीज बताता है कि जितने भारतीय लोग हैं वो गर्म मिजाज के होते हैं, उन्हें गुस्सा तो जल्दी आ जाता है, परंतु जो क्या होते हैं वो ईमानदार होते हैं। ठीक है, तो ये किसका वक्तव्य है? ये हिंसान का वक्तव्य है। आगे बढ़े। अग्रहार क्या होता है? अग्रहार का अर्थ क्या है? अच्छा, अग्रहार का मतलब क्या होता है कि ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त जो भूमि अनुदान है, वो क्या होता है? अग्रहार होता है। तो इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ क्या है? एरी पत्ती इस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, और इस चीज को आप याद रखेंगे कि एरी पत्ती क्या है। तो एरी पत्ती आपका जो है वो क्या है? जलाशय की भूमि है, यानी तालाब वगैरह की जो भूमि बोलते थे उसको क्या बोलते थे? एरी पत्ती बोलते थे। ठीक है, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी? तो 1/6 से लेकर 1/10 तक जो है वहां पे भू राजस्व जो है वसूला जाता था। तो आई होप ये चीजें, जितना भी प्रश्न आपको बताया गया वो चीजें क्लियर होंगी। अच्छा देखिए, यहाँ पे हर्ष के जीवन संबंधी हमने बताया, बाकी 618-19 में अगर आप पाक करोगे तो यहाँ पे क्या होता था? नर्मदा नदी के तट पर पुलिकेशिन नदी के साथ क्या होती है? वो युद्ध होता है उसका, और इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? एहोल इंस्क्रिप्शन यानी एहोल अभिलेख से मिलता है। और 647 ईस्वी में क्या होता है? 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी किसकी मृत्यु होती है? 647 ईस्वी में जो हर्षवर्धन है उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके जो 2 बेटे होते हैं उनको उनके मंत्रियों के द्वारा ही जो है मार दिया जाता है। इस वजह से उनका कोई उत्तराधिकारी आगे नहीं बन पाता है, और जो आपका ये वर्धन डायनेस्टी है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, और जितना भी प्रश्न आपको इससे संबंधित बताए गए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे बाहर आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और सेशन पसंद आया हो तो इस सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में पूरा शेयर कर दीजिएगा जो भी लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और उसके साथ अगर चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।